नमस्कार, कैसे हैं? जो हम लोग यूपी पीसीएस के दृष्टिकोण से करेंट अफेयर्स केबीसी नैनो पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रकाशित किया गया है एक विशेषज्ञ टीम के द्वारा, तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो तथ्यात्मक चीज़ है एक एट ए ग्लांस उसको पहले कवर करके फिर हम आते हैं उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स पे बढ़ते हैं। जो हम लोग को जनसंख्या तक हमने कहा कि जनसंख्या से रिलेटेड हमने टॉपिक को छोड़ा था, तो जनसंख्या से देखते हैं कि टोटल जनसंख्या कहां पे हम लोग जनसंख्या वर्ष 2011 का चर्चा करेंगे। तो इसमें दिखाई पड़ेगा जनसंख्या वृद्धि और पूछ दे कि भारत का जनसंख्या वृद्धि कितना है, तो आपको बताना है 2011 वर्ष 11 के जनगणना रिपोर्ट सेंसस रिपोर्ट के आधार पर कि 10 जनसंख्या वृद्धि दर को देखा गया है 17.64 है, 64 है। वहीं उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो 20.33 मतलब 20.33% है, यानी कि 20.33 याद रखिएगा। घनत्व की बात करेंगे तो भारत में जो घनत्व है 382 है, वही उत्तर प्रदेश का जो घनत्व है 829 है। यह डाटा आपको याद रखना चाहिए क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नगरीकरण की बात करेंगे तो नगरीकरण दिखाई पड़ेगा कि भारत में जो नगरीकरण है वह नगरीकरण 31.15% है, 155% है। वहीं यूपी में आपको दिखाई पड़ेगा 22.26%। यहां पे ध्यान रखना है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो भारत में 943 है, दूसरी तरफ 912 आपका उत्तर प्रदेश में है। यहां तक हमने आपको बताने का काम किया था। फिर अब जब आप देखेंगे इससे जस्ट आगे बढ़ा है तो साक्षरता एजुकेशन कंडीशन क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि टोटल भारत में अब साक्षरता को देखेंगे तो 73.0% में तो 73% लोग क्या है कि साक्षर हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 67.7% लोग क्या है, 67.7% लोग साक्षर है। यह इतना ध्यान रखना है। ऐसे पुरुष और स्त्री नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी एक बार उत्तर प्रदेश की महिलाओं से रिलेटेड डाटा पूछने की संभावना होगी, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर जो है उसको याद रखना चाहिए, वह है आपको 57.2%। पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, तो आपको बताना है कि 57.2%। देखिए एक चीज यह जो डाटा है और थोड़ा भी अगर माइंड में आपको याद होते जा रहा है तो आप मेंस तो लिखेंगे ही, मेंस लिखने के क्रम में बहुत सारे डाटा आपका यूज होता है। साथ ही जब आप एससे लिखेंगे उसका 150 अंक का, तो वहां भी कई सारे डाटा का प्रयोग आप कर सकती हैं। तो महिला साक्षरता की बात है, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं की साक्षरता दर काफी नीचे है, वह 57.2% है, जो काफी नीचे दिखाई पड़ रहा है। तो यह ध्यान रखने की। अब फिर आपको इसी में अब ग्रामीण नगरीय अगर जन के बारे में और बात कर रहा है कि कितने ग्रामीण साक्षरता रेट क्या है ग्रामीण स्तर पे, तो आप पुरुष महिला दोनों बताया गया है। पुरुष महिला तो सब डाटा को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस डाटा को आगे बढ़ाते हुए। तो डाटा के आगे बढ़ाते हुए जब देखेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति की जो प्रतिशत है वह बताया गया है कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना, अनुसूचित जाति की जनसंख्या क्या है एससी का, तो भारत में 16.6% है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 20.7% है, यह डाटा याद रखिएगा। फिर आप जनजाति की बात करेंगे, एसटी समाज की बात करेंगे, तो भारत में 8.61 जनजाति का जनसंख्या है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 0.57%। उत्तर प्रदेश में कितना है एसटी का जनसंख्या, 0.57%। तो यह डाटा आपको याद होना चाहिए। यह भी दूसरा कि जो कुल आयु जनसंख्या में आयु वर्ग की संरचना जो कम और साथ में कामकाजी आयु है, जो काम कमाने का काम करता है, जिनका अर्थव्यवस्था पर निर्भरता नहीं होता है, बच्चे हो गए या 69 से ऊपर वाले जो लोग होते हैं जिन पे मतलब अर्थव्यवस्था पे क्या है वो कामकाजी के अंदर नहीं आते हैं। तो ऐसा जो जनसंख्या है भारत में दिखाई पड़ेगा कि जनसंख्या आयु वर्ग में 15 से 59 वर्ग में जो लोग हैं 60.29% है, यह डाटा है। और इस डाटा में बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि इसमें कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं हो सकती है, क्योंकि यह एग्जैक्ट फैक्ट है और एग्जैक्ट फैक्ट पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगा। वहीं और बात करेंगे 15 से 59 आयु वर्ग वाले में कि यह जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 55.77%। कितना है, 55.77% है। फिर आपको यहाँ पे डाटा मिल रहा है कि कुल जनसंख्या में मुख्य कामगार कितना है,
तो कामगारों की संख्या भारत में 29.94 है, मतलब 94% है। 29.94 लिखा है, 94 बोलते हैं उसको। अगर यूपी में देखेंगे कामगारों की संख्या, कर्मकारों की संख्या, तो अब 22.30%, 22.30% कामगारों की संख्या है, यह डाटा। दूसरा चीज आपको दिखाई पड़ेगा कि दूसरा जो डाटा हम देख रहे हैं कि इसमें जन्म दर 2017 का डाटा दिया गया है कि जन्म दर का क्या स्थिति है। तो कुल अगर देख रहे हैं तो हम लोग कुल में है कि भारत के स्तर पर आपको 20.2 है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 25.9 है। कितना है? 25.9 है। अब शहरी और ग्रामीण डाटा इतना तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसलिए है कि सब डाटा को, कुछ डाटा मैं आपको छोड़ रहा हूं, इससे भी आपको थोड़ा सा मतलब हल्का होगा कि हर डाटा को हम याद करके नहीं रख सकते हैं। अब आते हैं कि इस तरफ जो आपका एरिया है, इससे पहले थोड़ा सा दिया गया है धर्म के अनुसार जनसंख्या। तो आपको पता ही है कि किस धर्म का उत्तर प्रदेश में कितना है। भारत उत्तर प्रदेश का परसेंटेज दिया गया है। हिंदू आपको पता ही है कि कितना है, तो हिंदू का जो रेशियो होगा यहाँ उत्तर प्रदेश में दिखाया जा रहा है। और सबसे कम अगर आप देख रहे हैं कि जो धर्म किसी धर्म को मानने वाले नहीं, उनका प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 0.2% है। ये सब डाटा आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक एट ए ग्लांस उसको देखने का काम कर रहे हैं। अब आता है कि स्लम जनगणना आंकड़ा, कि स्लम से रिलेटेड कितना जनगणना है। प्रदेश में कुछ स्लम आबादी, राज्य की कुल आबादी का कितना है? 3.12%। यह ध्यान रखिएगा। देश में कुल स्लम आबादी उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, क्योंकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद आपको स्लम आबादी में रहने वाले जो जनसंख्या है, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। थोड़ा ध्यान रखना है। सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगरों वाले 3 प्रदेश, अगर पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित जो वैसा नगर जहां की स्लम बस्तियों की संख्या सर्वाधिक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला तमिलनाडु पे आ गया है, दूसरा मध्य प्रदेश है, और तीसरा उत्तर प्रदेश पे है। यह भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दिया जाए कि कौन सा एरिया, कौन सा क्षेत्र है जो कि स्लम एरिया से वहां ज्यादा रह रहा है, तो आपको बताना है मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, लखनऊ और गाजियाबाद। जो भी मेगा सिटी आपको दिखाई पड़ेगा, वहां पे आप आसपास में देखते होंगे कि स्लम क्षेत्र विकसित हो जाता है। ये आज की दिन नहीं है, ये जो भी महानगर शहर आप देखेंगे और अपन सिविलाइजेशन में भी देखेंगे, तो एक दुर्गीकृत नगर था, एक व्यवस्थित नगर था, और एक निचली नगर होता था जहां पे समान आदमी रहते थे और वहां तक सारी सुख सुविधाएं पहुंच नहीं पाती थी। तो आज अर्थव्यवस्था और आर्थिक दृष्टिकोण से भी यही स्थिति चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक स्लम एरिया किस किस क्षेत्र में। एक अब आया इधर मृत्यु दर भारत और उत्तर प्रदेश। भारत में क्या है मृत्यु दर और उत्तर प्रदेश में क्या है? व्यक्ति टोटल आपका 84.1%, यहाँ उत्तर प्रदेश में 75.1% है। कुल आप देखेंगे 6.3 प्रति हजार है कुल में, तो यहाँ 6.7 प्रति हजार है उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण और शहरी दोनों जगह डिवाइडेशन कर दिया गया है। तो सब डाटा, कुछ डाटा मैं छोड़ भी रहा हूं आपको, तो यह ध्यान रखने की जरूरत है। प्रति शिशु मृत्यु दर 2017 में 33 प्रति हजार था, यहाँ पे 41 प्रति हजार है। अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में 33 प्रति हजार और 41 प्रति हजार। भारत का डाटा 33 है और उत्तर प्रदेश का डाटा 41 है। जो याद करने लायक है, आपको यहाँ भी याद रखना चाहिए अनुसूचित जाति और जनजाति वाला एरिया, क्योंकि वहां से प्रश्न आपको मिल जाएंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो 2011 सेंसस रिपोर्ट के आधार पर कि अनुसूचित जाति संपूर्ण कहा है कि 11 की जनगणना के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति सर्वाधिक पूरे भारत में और जनजाति, तो 11 के जनगणना के अनुसार यह आपको डाटा 4,13,57,608 दिया गया है, 20.69% है। और जनजाति आपको दिखाई पड़ेगा कि 0.578% यह ध्यान रखिएगा। यह डाटा से ज्यादा उपयोगी होता है जिला वाई डाटा। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति वाला जिला कौन है, तो अनुसूचित जाति एससी समाज सर्वाधिक अनुसूचित जाति
तो आपको सीतापुर को याद रखना है। कहाँ किसको याद रखना है? सीतापुर को याद रखना है कि सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। और जनजाति पूछे कि अनुसूचित जनजाति एसटी का पूछ रहा है, तो सोनभद्र जिला को आपको याद रखना है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ रह रहे हैं, किस जिला में? तो सोनभद्र जिला में। अगर प्रतिशत ये देखिए पूरा आंकड़ा को हम लोग सीतापुर को आपने याद किया एससी समाज के लिए, एसटी के लिए, सोनभद्र को कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और परसेंटेज में पूछेगा तो परसेंटेज की जब बात हम लोग करेंगे तो परसेंटेज में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रतिशत वाला जिला, प्रतिशत में पूछता है अनुसूचित जाति का, तो कौशाम्बी को याद रखना है। किसको याद रखना है? कौशाम्बी को याद रखिएगा। और जनजाति में सोनभद्र, यह दोनों याद रखिएगा, सोनभद्र। तो टोटल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है सोनभद्र में है, प्रतिशत में भी। लेकिन यहाँ सीतापुर और कौशाम्बी को याद रखना है कि सीतापुर सर्वाधिक एससी समाज के लोग, प्रतिशत में कौशाम्बी। यहाँ ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब कहा है न्यूनतम अनुसूचित जाति और जनजाति वाला जिला कौन है? तो न्यूनतम अनुसूचित जाति बागपत में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? बागपत में मिलेगा। और दूसरी तरफ अनुसूचित जनजाति सबसे कम कहाँ मिलेगा? यह बागपत में। दोनों याद रखना है, केवल बागपत को अगर आप याद रखेंगे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों जिला ऐसा है कि सबसे नगण्य मात्रा में अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या मिलेंगे। या प्रतिशत का भी बात करेगा तो आपको ध्यान रखना है दोनों सेमी है, प्रतिशत में भी दोनों क्या है? सेमी है। अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिशत बागपत में ही कम है। अब कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जाति जनजाति एसटी की संख्या इसमें 15 दर्शाया गया है, लेकिन चार ऐसे और भी जनजाति को, मतलब जातियों को जनजाति में दिया गया है। तो आगे हम लोग करंट अफेयर्स में देखने का काम करेंगे। तो अभी आपको 15 ऐसे हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश में, भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध अनुसूचित जनजाति की संख्या 15 बताई गई है। यहां तक आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक और सबसे कम जनगणना के हिसाब से ही, जो अभी हम सेंसस रिपोर्ट देख रहे हैं उसी के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले पूछ दे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो प्रयागराज 59,54,351 है। प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या किस जिला का है? तो प्रयागराज का, यह याद रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपको कौन दिखाई पड़ेगा? महोबा। कौन है? महोबा है, 8,75,958 है, यह ध्यान रखिएगा। महोबा पहले, प्रयागराज फिर महोबा। प्रदेश का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला, सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां दिखाई पड़ेगा? तो गाजियाबाद। कहां दिखाई पड़ रहा है? गाजियाबाद 3971 3971 3971 आप देखेंगे सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो गाजियाबाद है। और पूछे आपसे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? ललितपुर। कौन है? ललितपुर है 242। कौन है? ललितपुर है 242 है, यह ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछ दे आपसे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो आपको बताना है कि जौनपुर है। कौन है? जौनपुर है, वहां पे 1024 है जनसंख्या लिंगानुपात वाला। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो जौनपुर है। और सबसे कम पूछ दे न्यूनतम, सबसे कम लिंगानुपात वाला, तो गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है आपका, 851 है, 851 है, यह ध्यान रखिएगा। यह सेंसस से हमेशा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक फेवरेट एरिया होता है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको मिलना ही तय है, तो ध्यान रखना है। सबसे अधिक साक्षरता पूछे कि सबसे अधिक साक्षर जिला कौन है, तो गौतम बुद्ध नगर। यहाँ के 80.12% लोग, 1.2% लोग क्या होते हैं? 80.12% लोग क्या है कि साक्षर है। सबसे अधिक साक्षर जिला कौन है? तो गौतम बुद्ध नगर है, ये आपके लिए उपयोगी है डाटा। सबसे कम साक्षर वाला जिला अगर आपसे पूछ रहा है तो श्रावस्ती। क्या है आप उसका नाम? श्रावस्ती 46.46 मतलब 46.74%, 74 मतलब 74 नहीं बोल सकते इसको, 74% बोलते हैं श्रावस्ती में। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है आपका? तो श्रावस्ती है। फिर आपसे पूछ देगा कि प्रदेश में सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो बलरामपुर 950। कौन सा है? बलरामपुर 950। यह डाटा आपको याद रखने की जरूरत है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है बागपत है। कौन है? बागपत है, 841। कौन सा है? बागपत है। तो हम अभी जो डाटा देखें, एक कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिला में है, तो आपको प्रयागराज। सबसे कम अगर पूछता है जनसंख्या वाला जिला तो महोबा।
दूसरा सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला अगर पूछ देता है तो गाजियाबाद, सबसे कम घनत्व वाला पूछ देता है तो ललितपुर बताना है, सबसे कम सर्वाधिक लिंगानुपात तो जौनपुर है, 1000 आपको बताना है, 1024, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपको ध्यान रखना है गौतम बुद्ध नगर, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। साक्षरता में अगर सबसे पूछे, जहां देखिए कम लिंगानुपात है लेकिन साक्षरता क्या है, सबसे अधिक है गौतम बुद्ध नगर में। सबसे कम साक्षरता अगर पूछे तो श्रावस्ती, आपको वाराणसी के एरिया के आसपास में श्रावस्ती, जो कोसल का एरिया, सॉरी कोसल का एरिया है वह श्रावस्ती, तो ध्यान रखना है कि श्रावस्ती, यह ध्यान रखिएगा। सबसे प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात, अधिक शिशु लिंगानुपात कौन सा, शिशु लिंगानुपात पूछे तो बलरामपुर, किसका है, बलरामपुर 950 है। और सबसे कम बाल लिंगानुपात मतलब शिशु लिंगानुपात में आपको दिखाई पड़ेगा बागपत है। यह डाटा आपको याद रखना चाहिए। यहां तक के डाटा अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहां से क्वेश्चन जो अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब आया कि सर्वाधिक आबादी मतलब 0 से 6 आयु वर्ग में रहने वाले जनसंख्या, तो एक पहला आपको सीक्वेंस में प्रयागराज है, मुरादाबाद है, सीतापुर है, आजमगढ़ है और बरेली है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो परिवहन एवं संचार, यहाँ पे परिवहन और संचार। अब आपको परिवहन, क्योंकि किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए जो आपको ट्रांसपोर्टेशन वाली व्यवस्था है और बेहतर है, तो वह क्या है कि उसका हृदय है। जैसे शरीर के लिए सिराएं और धमनियां होती है, सड़कें या ट्रांसपोर्टेशन उसके लिए सिराएं और धमनियों की तरह काम करता है। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की क्या कंडीशन है परिवहन के क्षेत्र में। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, जिसे अब क्या है कि 19 कहते हैं, यह कहां से होके जा रहा है, तो मथुरा से आपको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जिसे अब 19 कहा जाता है, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, वाराणसी, मोहनिया, वाढ़ी और बारा 8 ऐसे जो जिला है वहां से आपको दिखाई पड़ रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या। उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ, यह भी ध्यान रखना है कि यह सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु मतलब पिपराहवा, श्रावस्ती और संकिसा, ये सारे एरिया से होके आपको उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब कहा है कि उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे को मिलाने का काम कौन करेगा, तो झांसी, याद रखिएगा उत्तर पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा जंक्शन है, ये सबको मिलाने का काम कौन कर रहा है, तो झांसी है, ध्यान रखना है, झांसी को याद रखना है। अब यहां कहा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई, अगर पूछ दे कि कितना है राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितना है, डाटा अगर पूछ दिया जाता है 11,590 किलोमीटर, 11,590 किलोमीटर। या महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या में, भारत में देखेंगे तो दूसरे पोजीशन पर 11,590 किलोमीटर डाटा के साथ, यह ध्यान रखिएगा। अब आया कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है, पूछ दिया जाए आपसे कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है, तो मार्ग संख्या 34 कौन सा है, मार्ग संख्या आपको 34 है, जिसकी लंबाई आप देखेंगे कि 723.4 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड की सीमा से नजीमाबाद से लेकर महोबा मध्य प्रदेश की सीमा तक विकसित है। तो आपसे पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, तो मार्ग संख्या कितना है, 34, मार्ग संख्या कितना बताना है, 34 है। और दूसरा पूछ दे कि दूसरा वह मार्ग कौन है राष्ट्रीय मार्ग जो लंबा है लंबाई की दृष्टि से, तो बताना है कि 19 है। मार्ग संख्या कितना है राष्ट्रीय मार्ग संख्या जो लंबाई में दूसरा है वह है 655.2 किलोमीटर, मार्ग संख्या 34 और 19 को याद रखिएगा, 2 या आपको डाटा याद रखना है। यमुना एक्सप्रेसवे, अब पूर्व नाम इसका ताज एक्सप्रेसवे था, अब उसे यमुना एक्सप्रेसवे कर दिया गया है। तो यहाँ इसका जो दूरी है आप यमुना एक्सप्रेसवे का वह 165.537 किलोमीटर, यह गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा, 1 2 3 4 5, यह 5 जगह जो है पूरे 5 एरिया को कवर करता है यमुना एक्सप्रेसवे। तो यह भी ध्यान रखना है। कहा है कि प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो मार्च 1859 में, या इलाहाबाद से कानपुर के बीच में था। याद ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आपको याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलवे कब चलाई गई थी, तो बताना है कि मार्च 1859, इलाहाबाद से कानपुर, ठीक है, ध्यान होगा ये डाटा आपको।
फिर है उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो गोरखपुर में। कहाँ है उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय? एक। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो प्रयागराज। ये सब आपको ध्यान रखना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रारंभ होकर कहाँ जाएगा, गाजीपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से होकर कहाँ जाएगा, तो गाजीपुर जाने का काम करेगा। यह भी डाटा याद रखेंगे। अब ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के पास स्थित है, तो यह डाटा आपको याद रखना चाहिए। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, पूछ दे कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर का कुछ क्रम, तो पहले आपको लखनऊ को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आप आ जाता है गाजियाबाद, लखनऊ के बाद गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा और मेरठ। यह आप याद रखेंगे, लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा और मेरठ। ये डाटा आपको इस डायमेंशन में याद रखना चाहिए। अब यहां से भी आपके बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, ध्यान रखना है, वन्य जीव अभ्यारण्य, यह याद रखिएगा। काफी न्यूज में चर्चा में था और उत्तर प्रदेश से हमेशा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको इतना तो तय है कि 1 से 2 क्वेश्चन इन्वायरमेंट इकोलॉजी में वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड आपको पूछे ही जाते हैं। प्रत्येक साल का क्वेश्चन है, तो इस बार भी जो अभी आपका मई में एग्जाम होगा वहां पूछे जाएंगे, तो क्यों ना हम यहाँ पे याद करा दे और याद कर ले। वन जीव बोर्ड का अध्यक्ष पूछे कि वन जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो बताना है कि प्राइम मिनिस्टर। वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम, वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1972 में। आपको पता ही होगा कि टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, 73 में। अभी टोटल 53 जो है बाघ जीव अभ्यारण्य है, अभी उस पर काफी 50 साल पूरा किया गया। तो ये सब डाटा करंट अफेयर्स का मिलेगा, लेकिन यहाँ डाटा हम पहले देखते हैं कि क्या डाटा है हमारे पास। अब क्या है कि वन जीव और वन प्राणी विषय क्या है कि संवर्ती सूची में है, संवर्ती सूची में डाल दिया गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो पूछेगा वन और वन प्राणी का विषय किस सूची में है, तो संवर्ती सूची में आपको बताना है। कुल वन, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो कुल वन जीव संरक्षण केंद्रों की संख्या 26 है, वन विहार 16 है आपको, और वन पक्षी विहार 11। राष्ट्रीय उद्यान, अब यहां पे आप देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कहां पे है भाई, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा लखीमपुर खीरी, कहां पे है, लखीमपुर खीरी। यह आपको 1968 में स्थापित था, और इन्हें 1977 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को आपको उद्यान का दर्जा दिया गया। और फिर यह 87-88 में क्या हुआ कि टाइगर रिजर्व के तौर पर शामिल कर दिया गया। अब आया कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 1 है, ठीक है। टाइगर रिजर्व, बाघ अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य यहां देखेंगे तो यहां आपको दिखाई पड़ेगा 4, कितना, 4 दिखाई पड़ रहा है, जिसमें संख्या 173, जनगणना 2018 भी तो आ गया, नया बाघ काउंटिंग हो गया है, तो वो स्टेट बाय स्टेट पता चल जाएगा और उसको हम करंट में देखने का काम करेंगे। अब दुधवा टाइगर रिजर्व का जो विस्तार है, यहां देखिएगा कि विस्तार है लखीमपुर खीरी और बहराइच तक। कहां तक विस्तार है, लखीमपुर खीरी और बहराइच तक। अब इसी में अमनगढ़ बिजनौर 2012 कार्बेट के बफर जोन के रूप में, पीलीभीत अमनगढ़, यह भी आपको ध्यान रखना है, बिजनौर टाइगर रिजर्व। तीसरा पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार किया गया था, पीलीभीत आपको शाहजहांपुर के क्षेत्र में, पीलीभीत यानी शाहजहांपुर के क्षेत्र में। रानीपुर टाइगर रिजर्व 2022, देखिए अभी वाला जो ध्यान रखना है 2022, रानीपुर टाइगर रिजर्व 2022 विस्तार चित्रकूट के क्षेत्र में। तो यह 4 अभी आपको दिखाया गया है, तो यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला है काले हिरण के लिए अलीगढ़ का गवाना क्षेत्र, अलीगढ़ के गवाना क्षेत्र में आपको काले हिरण मिल जाएंगे। प्रयागराज का मेजा कोराब क्षेत्र, प्रयागराज का मेरा कोराब क्षेत्र। कछुआ अभ्यारण्य, कछुआ अभ्यारण्य भी यहाँ पे 1989 से कार्यरत है। वाराणसी में गंगा का क्षेत्र है, वाराणसी में 7 किलोमीटर रेंज में है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल कहाँ पे है, लखनऊ में 2016 घड़ियाल पुनर्वास केंद्र पूछे तो लखनऊ याद रखना है, कुकरैल यह भी याद रखने की जरूरत है। अगला, राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी घोषित किया गया था कब से, 2014 से। कब से घोषित किया गया है, 2014 से। फिर कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय वन जीव पार्क नाइट सफारी पार्क किस क्षेत्र में मिलेगा आपको, ग्रेटर नोएडा में। कहां मिल जाएंगे, ग्रेटर नोएडा में। देश का प्रथम डॉल्फिन सूचना केंद्र पूछे कि देश का प्रथम डॉल्फिन सूचना केंद्र कहां है, तो चंबल नदी क्षेत्र में। कहां पे है,
चंबल नदी क्षेत्र में, यह भी याद रखिएगा। इसके अलावा देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य भी चंबल नदी क्षेत्र में है। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं सफारी पार्क कहाँ पे है? बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं सफारी पार्क इटावा कहाँ पे है? इटावा में है। तो यह डाटा आपको याद रखना चाहिए। यहाँ यह डाटा अगर हमारा जब कंप्लीट हो जाता है, देखते हैं कि नगर एवं हवाई अड्डे लखनऊ अमौसी में है, बावतपुरी वाराणसी में, कानपुर आपको चकेरी, आगरा में खेरिया और रायबरेली में फुर्सतगंज। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक चीज और आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे कहा है मुख्यालय से भिन्न। मुख्यालय से भिन्न जो नाम है उसको ध्यान रखना है। अमेठी, अमेठी का मुख्यालय आपको कहाँ है? गौरीगंज में है। संत कबीर नगर का आप देखेंगे खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी का मझनपुर है, अंबेडकर नगर का अकबरपुर हो गया, कुशीनगर का पडरौना हो गया, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी हो गया, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ हो गया। ये छोटा सा कारण क्या होता है कि कई बार आपके पूछे जाते हैं मैचिंग में, इसलिए इसको देखा जा रहा है। और सोनभद्र रावट्सगंज, सोनभद्र मतलब होता है रावट्सगंज, जालौन मतलब उरई, जालौन का मतलब हुआ उरई, फर्रुखाबाद फतेहगढ़, फर्रुखाबाद क्या है? फतेहगढ़, संभल का है बहजोई, क्या है? संभल का बहजोई है, संभल का क्या है? बहजोई है। अब हम लोग देखते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय। थोड़ा सा जल्दी में डाटा को देख के फिर हम लोग उत्तर प्रदेश के करेंट अफेयर्स है उसको देखने का काम करेंगे। कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, यानी कि यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तो प्रयागराज विश्वविद्यालय है। यह 1887 में बनाया गया था। फिर आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी यह 1916 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में, बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ये भी अलीगढ़ में है, यह 1996 में बना है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली, पूछेगा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो रायबरेली में 2013 में बनाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, कई बार ये सब डाटा मैचिंग में दे दिया जाता है। खासकर आप देखेंगे कि पहले इस तरह के प्रश्नों का नेचर अधिक था, लेकिन वर्तमान में फिर भी अगर 2 प्रश्न हो 3 प्रश्न हो अगर सही होता है तो आप लीडिंग में रहेंगे। तो आपको रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी यह ध्यान रखना है। यह 2014 में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय, कुल कृषि विश्वविद्यालय हमारे पास 6 है, 4 राज्य का, 1 डीम का, 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ध्यान रखना है। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ द एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यह है कहाँ? फैजाबाद में। कहाँ पे है? फैजाबाद में। एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा एक बार क्वेश्चन पूछ चुका था। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन पूछ दिया था, कहाँ पे है? तो मेरठ में। कहाँ पे है? मेरठ में, याद रखने की जरूरत है। तो यह डाटा आपको थोड़ा थोड़ा सुनते चलेंगे, याद होते चला जाएगा। और हम लोग जब एजुकेशन वाले हब का जब चर्चा कर रहे थे तो हम लोग और देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यह आपको कानपुर में मिल जाएगा। मान्यवर काशीराम यूनिवर्सिटी एंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यह बांदा में है, यह भी ध्यान रखना है। सैम हिक्स वॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यह प्रयागराज में डीम विश्वविद्यालय है, यह भी ध्यान रखिएगा। यहां तक के बात हम लोगों ने देखने का काम किया। उसके बाद प्रदेश में प्रथम अगर पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश का प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय, तो समाजवादी अभिनव विद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया हुआ है? प्रयागराज में। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, विकलांगों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? वह चित्रकूट में है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, यह भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रदेश का प्रथम हिंदी पत्र, ध्यान रखना है प्रदेश का हिंदी पत्र, बनारस अखबार वाराणसी से साप्ताहिक निकलता था, यह था शिव प्रसाद सितारे द्वारा। ठीक है, प्रदेश का उर्दू है सदरुल अखबार, आगरा से प्रकाशित होता था, यह भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अनुसंधान केंद्र देखते हैं। तो यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपका एरिया। कारण क्या है कि यहां से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार एट ए ग्लांस में हम आपको समझाने का काम करेंगे।
और जिससे याद भी होते चला जाएगा। पहला कि आईटी सिटी किसे कहा जाता है, लखनऊ का। मंडी सिटी यह भी लखनऊ है। चकगंजरिया का बायोटेक्नोलॉजी पार्क अगर आप पूछ दे तो लखनऊ में। विज्ञान नर्सरी ज्यादातर लखनऊ ही दिखाई पड़ेगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे है भाई, तो यह भी लखनऊ में। गन्ना अनुसंधान संस्थान यह भी लखनऊ में है। खाद्य अनुसंधान विश्लेषण केंद्र यह भी लखनऊ। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान भी लखनऊ में होता है क्योंकि वहां की राजधानी है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यह भी लखनऊ में। आपका बीरबल साहनी, यह क्वेश्चन पूछा था, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ द पोलियोबाटनी यह कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज यह भी लखनऊ में है। प्लास्टिक सिटी पूछेगी, प्लास्टिक सिटी किसे, तो कानपुर को। साइबर सिटी कौन है, तो कानपुर है। यह ध्यान रखने की जरूरत है। अब यहाँ पे उसी से रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो आपको कानपुर में। अगर फिर आपसे पूछता है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड यह भी आपको सीधा कानपुर में मैच कराना है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम यह भी कानपुर में है। हृदय रोग संस्थान जेके कैंसर संस्थान कानपुर। निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कानपुर नोएडा में है, कानपुर नोएडा में है। यह भी अप्रैल पार्क टेक्सटाइल पार्क यह भी आपको कानपुर और गाजियाबाद में, दो जगह दिखाई पड़ेगा, कानपुर और गाजियाबाद में। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग पूछे आपसे कि बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग कहाँ है, तो नोएडा में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी यह भी नोएडा में। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान यह भी नोएडा में है। ट्वायल सिटी किसे कहा गया है, तो ग्रेटर नोएडा को। वेब सिटी और पूछता है तो गाजियाबाद। ये एक बार आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये हो सकता है कि यहाँ से कई बार मैच वाला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ जाएंगे और थोड़ा सा आप सीरियस होंगे तो यहाँ से आप आसानी से बना लेंगे। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली इज्जतनगर। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान यह भी बरेली इज्जतनगर में है। मेगा फूड पार्क बरेली बहेड़ी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गौ रक्षा अनुसंधान विज्ञान विश्वविद्यालय यह भी आपको मथुरा में है। आईआईटी यह प्रयागराज। जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र गोरखपुर, क्योंकि इस बुखार से इस समय जो अभी जो सीजन आ गया इसमें काफी भारत के बच्चों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, तो यह ध्यान रखिए गोरखपुर। सब्जी अनुसंधान केंद्र पूछ दे तो आप वाराणसी को याद रखेंगे क्योंकि उसको लिंक कर सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री का वह संसदीय क्षेत्र है, वहाँ सब्जी का अनुसंधान होता है, यह भी लिंक करते जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय यह आपको मेरठ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय यह कहाँ पे है, तो मेरठ में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में। एग्रो पार्क कहाँ कहाँ है, हापुड़, बाराबंकी, वाराणसी, सहारनपुर और लखनऊ, ये सभी क्षेत्र को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरी है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, बंथर, बंथर कहाँ है, तो उन्नाव में। कहाँ पे है, बंथर, आपको ध्यान रखना है बंथर कहाँ पे है, तो उन्नाव में है, यह ध्यान रखिएगा यह डाटा। इसके साथ भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही, यह ध्यान रखना है। परफ्यूम सिटी आपको पता ही है कन्नौज। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्वेद अनुसंधान, ठीक है, यह सफाई इटावा में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में, यह डाटा एट ए ग्लांस आपको याद रखना चाहिए। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में रामसर वेटलैंड क्षेत्र, वेटलैंड क्षेत्र देखते हैं कि कहां कहां पे है वेटलैंड क्षेत्र, एरिया क्या है और उसमें कहां कहां पे है। इससे क्या होगा कि यहां इतना से एक क्वेश्चन तो आप बना ही जाएंगे। यह वीवीआई है, वीवीआई है, इसको एक बार ध्यान रख लेना है वेटलैंड क्षेत्र को। तो वेटलैंड में ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरोड़ा, यह लिखा हुआ, यह पूछ देगा तो आपको यह वेटलैंड क्षेत्र क्या बुलंदशहर में है और ये 2005 में इसे वेटलैंड की उपाधि मिला था। यह इसका एरिया आपको दिखाई पड़ेगा 265.9 वर्ग किलोमीटर, यह ध्यान रखना है। नवाबगंज पश्चिम बिहार, शहीद अभिषेक चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं, शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है। नवाबगंज पश्चिम बिहार, यह कहाँ पे है, तो उन्नाव में। कहाँ पे है, उन्नाव, ध्यान रखने की जरूरत है। यह 2019 से वेटलैंड मिला है। 2.246 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसको।
फिर आया पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार, यह भी ध्यान रखना है। गोंडा कहाँ पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। तो पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार पूछे कि कहाँ पे है भाई, तो गोंडा में है। 2019 में वेटलैंड की उपाधि दी गई थी, या इसे मानक मिला था 2019 में 7.25। सबका मत याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश रामसर भूमि के जितने डाटा है सब डाटा तो आप याद नहीं रखेंगे, लेकिन वह एरिया याद रहेगा, एरिया से भी काम चल जाएगा। सबसे बड़ा पूछ दे तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपरी गंगा नदी, मतलब ब्रिज घाट से नरौरा तक। उसके बाद नवाबगंज पश्चिम बिहार, आपको उन्नाव बताना है। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार, गोंडा बताना है, यह ध्यान रखना है। समन पश्चिम बिहार याद रखना है, मैनपुरी। समन पश्चिम बिहार वेटलैंड कहाँ है, मैनपुरी में है। सबका डाटा मैं इधर से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बस सिर्फ आपको प्लेस याद रखना चाहिए, तो यहां से भी क्या होगा कि आप मैच कर लेंगे। समस्तपुर पश्चिम बिहार, यह रायबरेली में है। समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे है, रायबरेली में है। समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में, सांडी पश्चिम बिहार कहाँ पे है, हरदोई में है। सरसई नावर झील या इटावा में, सरसई नावर झील कहाँ है, इटावा में है, यह ध्यान रखिएगा। सुर सरोवर पश्चिम बिहार मतलब कीठम झील, कीठम झील आगरा, याद रखिएगा। ये सब कीठम झील कहाँ पे है, आपको आगरा। देखिए डाटा अगर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर आप याद रखेंगे तो चीजें याद करने की पावर बढ़ जाएगी, और उससे आपको हर एग्जाम में फायदा मिलता है। ये नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ते जा रहे हैं, याद कुछ नहीं हो रहा है, तो वो भी किसी काम का नहीं रह जाता है। तो हम लोग देखते हैं कीठम झील मतलब सुर सरोवर पश्चिम बिहार, यह भी आपको आगरा में है। तो हैदरपुर वेटलैंड, यह बिजनौर में, कहाँ पे है, बिजनौर में है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य मोती झील, पूछ दे आपसे कि मोती झील कहाँ पे है, तो संत कबीर नगर 2022 में लेटेस्ट यह आपको वेटलैंड घोषित किया गया है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को, किसको, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को मोती झील संत कबीर नगर 2022 याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, कोई पूछे कि भाई वेटलैंड के बारे में बताइए, तो सीधा सीधा, क्योंकि डाटा बेस्ड याद रखिएगा। पहला कि सर ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरौरा है कहाँ, सबसे बड़ा है वेटलैंड क्षेत्र, बुलंदशहर में एक। दूसरा नवाबगंज पश्चिम बिहार, जैसे कहें नवाबगंज पश्चिम बिहार तो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट को याद रखना है, किसको याद रखना है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट को याद रखिए। तीसरा पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार, तो पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार कहते आपसे, तो गोंडा क्या बताना है, गोंडा। फिर समन पश्चिम बिहार, पूछे कि समन पश्चिम बिहार कहाँ है भाई, तो मैनपुर, कहाँ पे है आपको, मैनपुर में है, मैनपुर। फिर आप आ जाइएगा समस्तपुर पश्चिम बिहार, कहाँ आना है, समस्तपुर पश्चिम बिहार, तो आपको बताना है कि रायबरेली। समरपुर पश्चिम बिहार में कहाँ है, रायबरेली में है। सांडी पश्चिम बिहार, तो बताना है हरदोई, कहाँ बताना है, हरदोई बताना है। फिर आपका है सरसई नावर झील, सरसई नावर झील आपको इटावा, सरसई नावर झील एक, इटावा में दो हो गया, सरसई नावर झील हो गया, नवाबगंज पश्चिम बिहार हो गया, दोनों क्या हो गया, इटावा में हो गया। अब आया सुर सरोवर पश्चिम बिहार, कीठम झील, पूछे कि सुर सरोवर पश्चिम बिहार कीठम झील कहाँ है, तो आपको जस्ट दिल्ली के आसपास में सटा हुआ है आगरा, आगरा याद रखिएगा कीठम के लिए, कोई सुर सरोवर पश्चिम बिहार या कीठम के लिए आगरा। हैदरपुर वेटलैंड आपसे पूछे तो बिजनौर, कहाँ बताना है कि बिजनौर में है। वखीरा वनजीव 2022 पूछेगा कि 2022 में किसे वेटलैंड घोषित किया गया है, तो बताना है कि वखीरा वनजीव अभ्यारण्य मोती झील, यानी कि संत कबीर नगर को वेटलैंड क्षेत्र घोषित किया गया है, यह आपको याद रखिएगा। अब आया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनका कार्यकाल और राष्ट्रपति, तो मैंने कल भी बताया था कि टोटल राज्यों में मतलब 2002 तक मिलाकर टोटल आप देखेंगे तो 10 बार 10 टाइम्स राष्ट्रपति गवर्नर का शासन यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। वो आपात है, आपको पता ही होगा, 356 आर्टिकल 356 का सहारा लेते हुए राज्यपाल द्वारा एक प्रतिवेदन जब मिलता है लिखित रूप से, तो क्या होता है कि या स्वतः नहीं मिलने पर भी अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो स्वतः राष्ट्रपति 356 का सहारा लेते हुए, वह भी एक आपात है जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। वो आपको सारा किताब में आप पढ़ चुके होंगे क्योंकि करंट का क्लास है। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक 10 टाइम्स राष्ट्रपति शासन का लागू हुआ। अब इसमें दिया है कि कौन कौन से मुख्यमंत्री बने हैं, उनका टोटल नाम तो याद रखना कोई जरूरी नहीं बनता है, आपको दिखाई पड़ेगा। पहला को याद रखिएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत साहब को 46 से 54 तक याद। दूसरा संपूर्णानंद साहब हैं। तीसरा चंद्रभान गुप्त है। चौथा श्रीमती सुचिता कृपलानी, हमने कहा देश की पहली
और उत्तर प्रदेश की पहले, तो ध्यान रखना है सुचिता कृपलानी को। फिर चंद्रभान गुप्त और छठे हैं चौधरी चरण सिंह, छठे चौधरी चरण सिंह। इसी समय आपको दिखाई पड़ा कि राष्ट्रपति शासन पहली बार हमने कहा था 25/2/1968 से 26/2/1969 तक, 68-69 तक राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। तो पहला राष्ट्रपति 6 मुख्यमंत्रियों के बाद, ठीक है, पहला राष्ट्रपति शासन, ठीक है, गवर्नर का शासन। 7वां चंद्रभान गुप्त है, 8वां चौधरी चरण सिंह, और 8वें के जस्ट बाद आपको दिखाई पड़ा कि फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। दूसरा राष्ट्रपति शासन 70 में लागू हुआ है, दूसरा राष्ट्रपति शासन 70 में। फिर 9वें जो मुख्यमंत्री बने त्रिभुवन नारायण सिंह, आपको उसके 10वें कमलापति त्रिपाठी। फिर 10वें के जस्ट बाद आपको तीसरा राष्ट्रपति शासन, 10 मुख्यमंत्रियों के जस्ट बाद उसी समय आपको तीसरा राष्ट्रपति शासन यानी कि 73 में दिखाई पड़ा। यह भी दिखाई पड़ेगा। 11वें मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा थे, लेकिन 11वें के जस्ट बाद आपको दिखाई पड़ा कि चौथा राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 75-76 में आप सोचिए, 75-76 में कि देश में आंतरिक आपात, मतलब आंतरिक आधार पर राष्ट्रीय आपात 352 सक्रिय था। उस समय आप राष्ट्रपति शासन आपको दिखाई पड़ रहा है, वह राष्ट्रपति शासन देख रहे हैं कि चौथा राष्ट्रपति शासन है। फिर 12वें मुख्यमंत्री बने नारायण दत्त तिवारी 76-77 में। तो 76-77 में अगर यहाँ है तो इसका मतलब है कि 77 में आपको शासन किसका हो जाएगा, जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, और मोरारजी देसाई, माननीय मोरारजी दिगंत माननीय मोरारजी देसाई साहब देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे, और उनके समय में टोटल 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू की गई। जो पीछे से कांग्रेस ने जिस चीज को जन्म दिया था वो आगे प्रक्रिया। और आप और चीज जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो राष्ट्रपति शासन है वह अंतिम मृत्यु पत्र होना चाहिए, डेथ पत्र होना चाहिए, अंतिम रूप से प्रयोग होना चाहिए। एक दूसरा चीज हमने कहा कि इसमें सरकारी आयोग ने भी कहा था कि इसका कम से कम प्रयोग हो, नगण्य मात्रा में हो। तो ये सारा चीज हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से जानने का काम करते हैं। 5वां राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरी है 77 में यहाँ पे। और इस समय नीलम संजीव रेड्डी आप दिखाई पड़ेगा कि राष्ट्रपति है। फिर आप देख रहे हैं 13वें रामनरेश यादव, 14वें बनारसी दास के बाद, मतलब 80 के बाद 80 में ही छठा राष्ट्रपति शासन आपको 80 में दिखाई पड़ा। छठा राष्ट्रपति शासन 1980 में दिखाई पड़ रहा है। फिर आपको 15वें राष्ट्रपति विश्वनाथ प्रताप सिंह बने 82 में, 80 से 82। फिर 15वें मुख्यमंत्री थे, 16वें थे श्रीपति मिश्र। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर नारायण दत्त तिवारी 17वें, फिर 18वें वीर बहादुर सिंह, फिर नारायण दत्त तिवारी 19, 20वें में मुलायम सिंह। याद रखिएगा मुलायम सिंह जी को, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई, यहां से क्वेश्चन बन सकता है मुलायम सिंह यादव जी के बारे में। 20वां है मुख्यमंत्री के रूप में, नंबर से आप देख रहे हैं। और इसका टाइम जो है 89, 5/12/1989 से 23/6/91 तक। तो पहली बार आप मुलायम सिंह जी को 91 में देख रहे हैं, मुलायम सिंह यादव को। फिर आपको 20 के बाद 21 में कल्याण सिंह आए, 91-92 के लिए 1 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पुनः राष्ट्रपति शासन लागू हो गया 7वें बार। आप 92 से 93 तक देख रहे हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। फिर आपको जस्ट उसके बाद दूसरी बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हैं 93 से 95 में, 1993 से 95 दूसरी बार, यहां ध्यान रखिएगा। फिर 23वें रूप में, 23वें में आप देखेंगे, 23वें में आप देख रहे हैं कि सुश्री मायावती, या 95 से 95 में कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री, लेकिन बहुमत न होने के कारण क्या हुआ कि फिर पुनः राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब ये देखिए 2 टाइम्स आपको दिखाई पड़ रहा है। एक बार 8वां और 9वां एक साथ देखिए, 8वां और 9वां को देखिए कि 18/10/92 से 18/10/1995 से 17/10/1996। फिर दूसरा राष्ट्रपति शासन 17/10/96 से 21/3/97, 96-97। तो याद रखिएगा 96 और 97, 8वें-9वें नंबर का जो राष्ट्रपति शासन है वह 96 और 97, 8वां 9वां याद रखिएगा, 8वां 9वां को एक साथ ध्यान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 96-97। 24 में पुनः श्रीमती मायावती आई है, 25वां कल्याण सिंह आप देख रहे हैं, 26वां राम प्रकाश गुप्त, 27वां में राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह 2000 से 2002 के समय में मुख्यमंत्री थे।
10वां राष्ट्रपति शासन, आप राजनाथ सिंह के जस्ट नीचे देख रहे हैं कि 10वां राष्ट्रपति शासन 2002 में, और याद रखना है 10वां राष्ट्रपति शासन पूछ दे कि कब लागू हुआ तो 2002 में, यह आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद फिर आपको राष्ट्रपति का क्रम आपका 28 श्रीमती मायावती, मुलायम सिंह यादव, फिर आपको मुलायम सिंह यादव 3 से 7। ध्यान रखना है कि 2000 तीसरी बार जो मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने वो कब, तो 2003 से लेके 7 तक, यह ध्यान रखना है। फिर उनके बाद 30वें नंबर पे, 29वें नंबर पे आ गए हैं, 30वें पे श्रीमती मायावती, फिर 31 पे अखिलेश कुमार सबसे युवा मुख्यमंत्री। अब आपको 32वें और 33वें दिखाई पड़ रहा है, बाबा के बारे में आप जान रहे होंगे। 32वें के रूप में योगी आदित्यनाथ जी 17 से 22, और 33वें में भी योगी आदित्यनाथ जी का भी कार्यकाल चल रहा है। तो एक और नोट करके लिखा है कि जगदम्बिका पाल एक दिन क्या हुआ के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, किंतु उनको न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री नहीं माना गया। तो कोई पूछ दे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्हें एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था लेकिन न्यायपालिका ने उसे नहीं माना, तो बताना है कि जब जगदम्बिका पाल साहब थे। तो यह याद आपको रखने की जरूरत है। यहाँ तक का ये जो एक मतलब सीरीज था एट ए ग्लांस का हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं हमारा करंट अफेयर्स का अगला सेशन हम शुरू करते हैं।